हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। दैट मीन्स अगर हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, इट मे बी हॉलो और सॉलिड, वॉट एवर, डजेंट मैटर। ऐसे में अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है उस स्फीयर ऑफ चार्ज की, जैसे कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज की, जैसे उसके इनसाइड, उसके ऑन द सरफेस और एट आउटर, तो हम कैसे निकालेंगे और किस तरीके से यहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है वो हेल्प करेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बात और, किसी स्फेरिकल चार्ज से पोटेंशियल निकालने से पहले मैं आपको एक अनदर कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं यहां पर, जिसकी वजह से आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए, जिसको हम लोग यहां पे बोलते हैं सेंटर ऑफ चार्ज। इसको लेकर थोड़ी बातें कम होती हैं, इसको लेकर थोड़ी सी बातें कम होती हैं। कुछ टीचर्स डायरेक्टली करा देते हैं बिना बताए कि ये है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। तो जरा ध्यान दीजिएगा सेंटर ऑफ चार्ज के बारे में मैं क्या बात करना चाहता हूं और एक्चुअली ये है क्या। तो जरा समझिएगा, जिस तरीके से आपने क्लास 11th में मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट पढ़ा था, क्या था सेंटर ऑफ मास? एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास कुछ होता है क्या? तो अगर हम बात करें तो इन प्रैक्टिकल सेंटर ऑफ मास फिजिकली कोई मास नहीं होता, कोई पॉइंट नहीं होता। हम लोग लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं किसी भी मास बॉडी के अंदर या बाहर एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमें अपेरेंटली पूरी बॉडी का मास अपीयर होता है, फील होता है। क्या था सेंटर ऑफ मास? अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, is assumed to be concentrated. That means in actual the center of mass is not exist. That center of mass does not actually exist. We may consider, केवल हम उसको कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें apparently उस पॉइंट पर पूरा मास फील होता है। बिल्कुल सिमिलरली, क्योंकि देखिए सिस्टम अलग अलग है मगर जो उनकी आइडेंटिटी है वो एक जैसी ही होती हैं। अलग अलग सिस्टम में आइडेंटिटीज जो हैं वो एक जैसा ही बिहेव करती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम चार्ज की बात करते हैं तो किस सिस्टम में अगर हमने चार्जेस दे रखे हैं तो उस सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमें एज्यूम होता है कि पूरे सिस्टम का चार्ज कंसंट्रेट क्या होता है, एज्यूम होता है। इन एक्चुअल पे चार्ज होता है? नहीं होता। क्या हो सकता है? इवन नहीं हो सकता। बट वी मे कंसीडर द होल चार्ज ऑफ द बॉडी इज concentrated at a point. That point is called center of charge. मैं आपको बता दूं कि बिना सेंटर ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को समझे हुए आप किसी भी स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि टीचर्स डायरेक्टली निकाल देते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लासेस एक्सपीरियंस करी हैं जिसमें टीचर्स डायरेक्टली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलवा देते हैं कि अगर एक स्फीयर ऑफ चार्ज है जिसका रेडियस r है, जिसका चार्ज q है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई f साइन नॉट q बाई r। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, आया कैसे? कैसे आपने वो r डिस्टेंस लेट कर ली जो कि उस चार्ज की वजह से उसके सरफेस पे ही पोटेंशियल निकाल रही है? कैसे आपने जो कि कंडक्टिंग बॉडी ले रखी थी वो उस कंडक्टिंग बॉडी के स्फीयर के सरफेस में ही चार्ज ले रखा है और उसी पोजीशन पर, उसी सरफेस पे ही पोटेंशियल निकाला और r डिस्टेंस भी कंसीडर कर ली? तो कैसे ये हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा यहां पर आप समझिएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ चार्ज के लिए। देखिएगा पहले क्या होता है, डिफाइन कर देते हैं इसको। पहले सेंटर ऑफ चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की तरह, अ पॉइंट inside or outside of the charged body where whole charge। देखिए ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपके लिए निकाल के रखे हैं, बहुत सारी जगह आपको नहीं अवेलेबल होगा, नहीं मिलेगा, तो चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। A point inside or outside of the charged body where whole charge of the body is assumed to be concentrated, assumed is called center of charge।
क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज। अब यही एक तरीका है, टेक्निक है, जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से उसके सरफेस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर हमने यहां पर एक, थोड़ा सा ज्यादा गंदा बन गया है, फिर से कोशिश करेंगे, हो सकता है इससे भी गंदा बना लें। चलिए काम चला लेंगे, इतना ज्यादा गंदा नहीं बनाइए। ना अब अगर मैंने ये एक हॉलो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज ले रखा है, देखिए हॉलो और सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हॉलो हो या सॉलिड हो, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये बात आपको अच्छे से पता है, मुझे भी पता है कि किसी भी हॉलो या सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज केवल और केवल आउटर सरफेस में ही रिसाइड करता है, अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अगर मैंने कहा एक आर रेडियस का, इसमें हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर रेडियस ले ली इसकी, और इसको हमने चार्ज दे दिया कितना, क्यू चार्ज दिया, तो ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली ऑल ओवर इट्स आउटर सरफेस ओनली रिसाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जरा सुनिएगा, ये क्यू चार्ज केवल कहां पर है, इसके आउटर सरफेस में। क्या अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। फिर हमें याद आता है ये कंसेप्ट सेंटर ऑफ चार्ज। चार्ज हो नहीं सकता, बट एपियर तो होगा, फील तो होगा कि अगर ये क्यू चार्ज पूरे सरफेस में है, सो वी मे कंसीडर apparently this charge resides at the center of the spherical body. Apparently, not actually. अगर मैं आपसे पूछूं ये क्यू चार्ज कहां पर है, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्यू चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये कहां फील हो रहा है, तो फील कहां पर हो रहा है, सेंटर पर। क्या सेंटर पे चार्ज है? नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो फील हो रहा है। तो वो पॉइंट जहां पे चार्ज फील हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ चार्ज। दैट मींस वी मे कंसीडर द होल चार्ज क्यू apparently appear at the center of the sphere. Now we can say that this q exerts a potential at a distance r on its surface. अब अगर ये q चार्ज केवल सरफेस पे होता तो सरफेस पर ही पोटेंशियल निकालते वक्त चार्ज की, क्योंकि सरफेस पे ही है और सरफेस पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस ही नहीं है, पोटेंशियल कैसे निकाल दिया आपने आर डिस्टेंस पे। तो अब यहां पे कह सकते हैं, क्योंकि ये क्यू चार्ज हमें अपरेंटली कहां पर फील हो रहा है, सेंटर पर फील हो रहा है, और अगर ये क्यू चार्ज सेंटर पर अपरेंटली फील होगा तो उससे आर डिस्टेंस का पोटेंशियल कितना नजर आएगा, आर डिस्टेंस का पोटेंशियल नजर आएगा हमें, जैसे कि हमने पढ़ा रखा फॉर्मूला v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखते हैं, पर मैंने कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख दें, तो लिख दिया। बार बार के लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब वैल्यू का मतलब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, मतलब थोड़ा सा इज्जत कम होने लगी थी, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। तो v कितना हो गया, v = हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है q और डिस्टेंस कितनी है r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मेरे तुम्हारा स्फेरिकल चार्ज था, बट स्फेरिकल चार्ज में हमने चार्ज कहां पे कंसीडर कर लिया, हमने अपरेंटली कंसीडर किया उसको सेंटर ऑफ चार्ज के कांसेप्ट से, एट द सेंटर, जिसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। अब ये जो डायरेक्टली लोग कर देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैसे किस कांसेप्ट से कर रहे हैं। जब तक सेंटर ऑफ चार्ज आप डिफाइन नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक आप ये पोटेंशियल वाला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब अगर हमने कहा कि हमें इसके आउटर रीजन पर पोटेंशियल निकालना है, आउटर रीजन निकालना है, तो अब निकाल दीजिए। मैंने कहा हमें निकालनी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे कुछ स्मॉल r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर, p पॉइंट, इसको हमने p पॉइंट ले लिया था, यहाँ पे निकाल लिया था, इसको मैंने l पॉइंट ले लिया। तो एट पॉइंट l पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अरे बड़ी सिंपल सी बात है। अगेन पूरा चार्ज भले स्फीयर में है, बट वी में कंसीडर एट इट्स सेंटर, सो नाउ ये था p पोजीशन पे, l पोजीशन पे कितना हो जाएगा, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग k भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है q और डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r। बात समझ आ रही है? तो ये आ गया हमारा एट आउटर रीजन, ये था एट सरफेस,
या फिर ऑन सरफेस कह दीजिए, और ये हो गया एट आउटर पोजीशन किसी भी। अब थोड़ा सा खेल है, अब आपको बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया कि सर इसी तरीके से इनसाइड भी निकाल लेंगे तो मैं कहूंगा गड़बड़ हो जाएगा मामला। जैसे ही आप इनसाइड द स्फीयर जाएंगे वहीं से मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप यहां गए, मैंने कहा इस पॉइंट को आपने बोल दिया m, और आपने कहा इसको आपने डिस्टेंस ले ली r, ये वेरिएबल डिस्टेंस की आपने इसको r ले लिया। अब इस r पोजीशन पर आपको m पर पोटेंशियल निकालना है। अब कितना होगा, तो आप कहेंगे बड़ा सिंपल है, चार्ज को हमने एट सेंटर कंसीडर कर लिया, अब मामला गड़बड़ हो गया। जब तक हम सरफेस पर या सरफेस के बाहर थे तो हमने चार्ज को कंसीडर कर लिया था सेंटर ऑफ चार्ज कंसेप्ट से एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मगर जैसे ही हम उस बॉडी के अंदर चले गए तो अंदर जाने के बाद हमें मालूम है अंदर तो चार्ज लाई ही नहीं करता। यहां तो कभी चार्ज में दिख रहा था जब तक सरफेस में थे हम, बट जब अंदर चले गए तो हमें तो चार्ज दिख ही नहीं रहा है, चार्ज है ही नहीं, तो हम अपेरेंटली भी क्या मानेंगे। तो बेटा अब इनसाइड द स्फीयर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए हमें वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो अभी हमने निकाला था, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है इस छोटे से रिलेशन पर, जिसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर चैप्टर पूरी तरीके से उस रिलेशन पर ही डिपेंडेंट है, तो इसलिए काफी इज्जत दीजिएगा उस रिलेशन को, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा यूज करना है। तो अब हमने कहा कि इनसाइड के लिए बात करेंगे, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा। अब भाई हमें मालूम है कि इनसाइड द स्फीयर अगर हम E और dV by dr में रिलेशन निकालेंगे तो हमें मालूम है कि इस पॉइंट को हमने P ले रखा है एट सरफेस और इसको हमने इनसाइड M ले रखा है, तो P और M के बीच में ही बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कि हम सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं, हम P से M जा रहे हैं, तो P से M जाने पर हमने का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, dV। तो ये dV कितना होगा, P से M जाने पर ये पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा, dV कितना आएगा, ये हमें निकालना है। तो जरा बताते हैं, इनसाइड द हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी और स्फीयर जो भी ले रखा है हमने, स्फीयर के अलावा कोई और बॉडी भी होगी तो भी वही चीज रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जरा सा याद करें आप तो अपने नाजुक से दिमाग में थोड़ा सा जोर देने पर आपको याद आ जाएगा कि इनसाइड द hollow or solid conductor electric field is always zero because there is no charge reside inside it. So अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस का dV by dr, दैट मीन्स dV कितना आ गया। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दैट मीन्स P से M जाने पर पोटेंशियल में डिफरेंस कितना आया, जीरो, दैट मीन्स dV is potential difference from P to M, that means we can say that Vp minus Vm is equal to zero। dV का मतलब जीरो का मतलब Vp माइनस Vm इक्वल टू जीरो। अगर dV जीरो है, Vp माइनस Vm जीरो हो गया, दैट मींस यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, Vp इज इक्वल टू Vm। मतलब जो सरफेस पोटेंशियल आ रहा था वही पोटेंशियल अंदर रहेगा, मतलब अंदर जाने पर आप रेडियस कितना भी कम करो, कितना भी मोशन करो, कोई वेरिएशन नहीं होना। क्योंकि P पॉइंट के अंदर जाने पर, मतलब इस स्फीयर के अंदर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं रह गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट करने का कुछ मतलब ही नहीं रह गया, तो पोटेंशियल में डिफरेंस कहां से लाओगे। तो जब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है वहां पे पोटेंशियल में वेरिएशन नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। दैट मींस जो सरफेस पे पोटेंशियल आएगा किसी भी हॉलो या कंडक्टिंग स्फीयर के, जो सरफेस पे पोटेंशियल आएगा वही पोटेंशियल उसके इनसाइड हर एक पॉइंट पर होगा। मतलब P से आप M जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, यहां जाइए, कहीं भी जाइए, सेंटर पे चले जाइए, पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा। सो Vp इज इक्वल टू क्या आ गया, Vm आ गया, और Vp हम निकाल चुके हैं। सो Vm कितना हो जाएगा, इक्वल टू Vp, और Vp की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रेडियस ऑफ स्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया हैं, कई बार जेईई वगैरह में पूछे गए हैं, जहां पर हमने 3 कोसेंट्रिक स्फीयर ऑफ
चार्ज डेंसिटीज ले रखी थी और उसकी वजह से हमने पोटेंशियल्स इंट्रोड्यूस किए थे, फिर पोटेंशियल्स में रिलेशंस निकाल के कुछ रिक्वायर्ड रिलेशंस ऑब्टेन किए थे। इस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्म हुए हैं जो कि बोर्ड से लेकर जेई तक पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड और हॉलो कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता। और पोटेंशियल में अगर डिफरेंस नहीं आता दैट मींस जो पोटेंशियल सरफेस पर आता है वही पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट पर नजर आता है। तो वही पोटेंशियल जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आउटसाइड में डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे, दूरी जितना जाओगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल में वेरिएशन पाओगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हम फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।